हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है हमारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। हमने लास्ट वीडियो में देखा था किस तरीके से जर्मनी में हिटलर अपनी पावर को जमा लेता है और किस तरीके से वो इलेक्शन भी जीतता है, उसके बाद वो पीएम बनता है, यानी कि जो उसको हम चांसलरशिप बोलते हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप लेकर आता है। अब वहां का वो राजा तो कह लीजिए आप, वो बन गया एक डिक्टेटर, एक तानाशाह तो वो वहां का बन गया, लेकिन अब वो वहां की सोसाइटी जो है, यानी कि वहां की इकोनॉमी और पॉलिटी, उसको किस तरीके से वर्कआउट करेगा। तो टॉपिक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि चीजों को दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हालत तो खराब थी, जर्मनी की हालत बद से बदतर हो रखी थी, इकोनॉमी क्लैशेस था, उसके अलावा पॉलिटिकल सिनेरियो जो था, वो सारी चीजों को किस तरीके से दोबारा डेवलप करना था, उसका जो विजन था, जो एक पावरफुल नेशन उसको बनाना था, एक पावरफुल इकोनॉमी बनाना था, तो उस विजन को किस तरीके से फुलफिल करना था, तो उसके लिए उसने क्या स्टेप्स लिए, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बुक में तो देखिए सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो मैंने पूरा लिख दिया इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो पैराग्राफ है, यानी कि जो पूरा टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन, इस रिकंस्ट्रक्शन में ही वर्ल्ड वॉर 2 तक की पूरी डिटेल दी हुई है। तो ये पैराग्राफ मैंने आधा बनाया, सिर्फ अभी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा। फिर अगली वीडियो में मैं वर्ल्ड वॉर और किस तरीके से उसने चीजों को अपनाया, किस तरह से अडॉप्ट करा, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाया और किस तरीके से पॉलिटिकली उसने वर्ल्ड वॉर की तरफ वो जब बढ़ा, वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, उसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे, बेसिकली जो वर्ल्ड वॉर 2 होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे पहले कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन तो क्या होता है। देखिए, तो पता था कि पावर कम्स विद मनी, सीधी सी बात है, जब पैसा होगा तभी तो पावर आएगी, लेकिन जर्मनी के पास नहीं था पैसा, बट जर्मनी हैड नो मनी। तो वो क्या करता है, देखिए, हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट जलमर साच। अब देखिए, कोई भी देश है, उसकी इकोनॉमी को चलाना है तो एक एडवाइस चाहिए अच्छे इकोनॉमिस्ट की। जैसे मैं अपने देश की बात करूं, हमारे देश में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। उसके लिए किसने सजेशन दिया था, हमारे देश के फॉर्मर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो उस जमाने के एक अच्छे जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। तो एक इकोनॉमिस्ट की एडवाइस पे ही इकोनॉमी अच्छी चल सकती है, जब तक उसको कोई बेहतर नहीं करेगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो उसने भी एक इकोनॉमिस्ट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिसका नाम था जलमर सचेट। तो एच साइलेंट होता है इसमें, और हिटलर का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था ये। तो इसी की एडवाइस पे इकोनॉमी रन करनी शुरू करी। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज थी और क्या क्या इसमें पॉलिसीज लगाई गई, तो देखते हैं चलिए। तो उसने बोला ही एम्ड एट फुल, मतलब हजमल सचेट ने बोला ही एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। एक एक करके चीजों को समझाता हूं। देखिए, फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि काम जो मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, इकोनॉमी कैसे वर्क करेगी, जब सबके पास काम होगा, जब सबके पास काम होगा तभी तो इकोनॉमी वर्कआउट करेगी ना, तब सबके पास पैसा आएगा तभी तो इकोनॉमी रन करेगी। लेकिन काम होगा तो इंसान काम करेगा ना। अगर किसी को नौकरी चाहिए, वो नौकरी तो तभी मिलेगी ना जब इंसान के पास काम करने के लिए कुछ होगा। जब काम करने के लिए ही नहीं होगा तो क्या, किस बात के पैसे दिए जाएंगे। तो प्रोडक्शन करनी शुरू करी, तो प्रोडक्शन होगी इकोनॉमी में तभी तो काम मिलेगा। अब होता क्या है, फुल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। फुल प्रोडक्शन कहां से करेंगे, प्रोडक्शन काम लाने के लिए कहां से काम लाया जाएगा, पैसा चाहिए इकोनॉमी में। तो स्टेट फंडेड प्रोग्राम, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम शुरू करा गया। कैसे, सरकार के द्वारा। तो उसने सजेशन दिया कि बाकी कंट्रीज से लोन लिया जाएगा, लोन लेके पैसा आएगा, उससे डेवलपमेंट कराया जाएगा, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन होगा तो इकोनॉमिक बेनिफिट है, प्लस लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस तरीके से चीजों की शुरुआत होती है। तो कोई भी देश की इकोनॉमी है, उसमें पैसा तो लगेगा ना, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या किसी भी तरीके से बात हो। तो जब तक उसमें पैसा नहीं लगेगा, उसमें डेवलपमेंट कैसे आएगा। पैसा लगेगा तो कंस्ट्रक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, उसी से इकोनॉमी रन करेगी। तो उसके बाद क्या होता है कि देखिए, यहाँ पे प्रोड्यूस जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार्स द वॉल्क्सवैगन। तो वॉल्क्सवैगन कार आज जो आप लोग देख रहे हो, जो चल रही है, वो उसी जमाने में इसी से, यानी कि वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत ये जो चलाया था। तो प्रोडक्शन शुरू करी इस गाड़ी की, गाड़ियों की प्रोडक्शन होगी, लोग खरीदेंगे,
दूसरी कंट्रीज में जाएगा और पैसा कमाएंगे। साथ ही साथ और दूसरा स्टार्ट होता है जर्मन सुपर हाईवेज। तो जो सुपर हाईवेज, तो जर्मन सुपर हाईवे क्या मतलब, लंबे लंबे हाईवेज बनाए गए। तो हाईवे बनाने से इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होता है कि देखिए क्या होता है, जब भी किसी भी इकोनॉमी को रन करना है तो उसके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में हाईवेज का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर खुले सड़क होंगे, कनेक्टिविटी अच्छी होगी इंटर स्टेट या शहर टू शहर, तो जल्दी फास्ट इकोनॉमी रन करती है। फास्ट इकोनॉमी रन करेगी तो जल्दी से जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करूं, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो डेली बेसिस पे सप्लाई होने होते हैं, जैसे कि खेत से फल, पौधे, दूध, ऐसी सब्जियां जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे, तो वो डेली सप्लाई होंगे। तो डेली सप्लाई होंगे तो जल्दी से गांव से शहर की तरफ जब वो पहुंचेंगे तो अच्छा हाईवे होगा तो फास्ट रन करेंगे, जल्दी चीज पहुंचेगी तो जल्दी इकोनॉमी में पैसा कमाने का और जल्दी से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेटअप होता है। तो इसीलिए हाईवे बनाए गए और वॉल्क्सवैगन प्रोडक्ट यानी कि गाड़ी प्रोड्यूस की गई और इस तरीके से इकोनॉमी को रन करने की एक शुरुआत हुई। अब ये तो था इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के किस तरीके से इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन की। तो पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन में क्या था कि उसने अपनी पॉलिसीज को यानी कि फॉरेन पॉलिसीज वगैरह को किस तरीके से डेवलप किया। हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस इन हिज फॉरेन पॉलिसी। तो उसने क्या करा, क्विक डिसीजंस लिए अपनी कुछ फॉरेन पॉलिसीज में। फॉरेन पॉलिसीज मतलब यानी कि जो बाहर की दूसरी कंट्रीज है उनके साथ उसके फॉरेन रिलेशंस कैसे होंगे, किस तरीके से ट्रेड होगा, किस तरीके से लोन लेना है, हेल्प लेना है, कोई हेल्प लेनी है, किस तरीके से, ये सारी चीजों को हम फॉरेन पॉलिसीज में देखते हैं। तो पहला था पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन इन 1933। अब ये लीग ऑफ नेशन क्या होता है, देखिए जैसे आज की डेट में यूनाइटेड नेशंस है कि मतलब काफी सारी कंट्रीज का संगठन होता है, जैसे ब्रिक नेशंस होता है या G20 कह लीजिए आजकल चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस तो बेसिकली क्या है कि यूनाइटेड नेशन क्या होता है, काफी सारी कंट्रीज का समूह होता है। तो उसी दौरान चलता था लीग ऑफ नेशन। तो उसमें क्या होता है कि जब काफी सारी कंट्रीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती हैं तो क्या होता है कि फिर एक जियो पॉलिटिक्स क्रिएट हो जाती है। तो मतलब आप फिर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने हैं। आप किसी कंट्री के खिलाफ नहीं जा सकते हो, लड़ाई नहीं कर सकते हो, इंटरफेरेंस होता है ना, जैसे इजराइल और अभी फलस्तीन का जो वॉर चल रहा है, इजराइल और फलस्तीन में जो वॉर चलने को देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते हुए किस तरीके से जो सिचुएशन है उसमें जियो पॉलिटिक्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है बाकी कंट्रीज। तो क्या होता है कि ऐसे में हिटलर ने बोला कि पहले तो इस लीग ऑफ नेशन से बाहर हो जाता हूं मैं, मेरे को होना ही नहीं है, क्योंकि वो डिक्टेटर था। उसका काम क्या था, उसको बाकी कंट्रीज को एक्वायर करना था, अपनी सुपर पावर जनरेट करनी थी। तो इसलिए उसने क्या करा, लीग ऑफ नेशन से अपने आप को निकाल दिया, बाहर कर दिया, तानाशाह था। रीऑक्यूपाइड द ग्रीनलैंड इन 1936। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में देखिए जब ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लिया था फ्रांस ने, तो उसने उसको भी वापस एक्वायर कर लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रेलियन जर्मनी, सारी कंट्रीज को एक्वायर मतलब इंटीग्रेट कर लिया। और वन पीपल वन एम्पायर और वन लीडर की उसने एक अपना स्लोगन दिया कि एक ही लीडर होगा, एक ही एम्पायर होगा और वन पीपल्स, हम एक ही लोग हैं। और इस तरीके का उसने एक सिंबल चलाया, जैसे आजकल हम सुनते हैं ना, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन इलेक्शन वन नेशन, आजकल के हम गवर्नमेंट की स्लोगन सुनते हैं। तो उस दौरान भी कुछ ऐसा ही स्लोगन सुनने को मिलता है। तो उसने एक नेशन खड़ा करा और इस तरीके से बाकी कंट्रीज को एक्वायर करा। अब इस तरीके से जब वो बाकी कंट्रीज को एक्वायर कर रहा था तो बाकी कंट्रीज क्या कर रही थी, तो उनका क्या रिएक्शन था। तो ही कैप्चर्ड जर्मनी स्पीकिंग, अच्छा हाँ यहाँ पे एक चीज और रहेगी, सॉरी पहले उसको क्लियर कर देता हूं। उसके साथ साथ ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सुटेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। तो चेकोस्लोवाकिया बगल की एक कंट्री है जर्मनी के नीचे की तरफ, जहां की एक जगह है सुडेनलैंड। तो वहां पे सेम स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। तो उसने देखा कि जर्मन बोलने वाले लोग हैं तो इनको भी एक्वायर करो, इनको भी अपने जर्मनी के अंदर लो। क्योंकि हिटलर का क्या था, जो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, जो ब्रॉन्ड जर्मन लोग हैं, उन्हीं को वो चाहता था कि उसकी कंट्री का पार्ट बने रहे, उसको भी एक्वायर कर लेता है। तो इन सब के चलते हुए क्या होता है कि जब इतनी सारी कंट्रीज को एक्वायर करने लग रहा था, सो इन ऑल दिस देयर इज अ अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। तो बाकी कंट्रीज भी सपोर्ट मतलब नहीं कर रही थी या कह रही थी। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये बेसिकली कि सब लोगों को पता था कि हाँ जर्मनी के साथ जो भी कुछ हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल में, और जिस तरीके से फ्रांस ने इसको एक्सप्लॉइट करा था, इसका लैंड एक्वायर कर लिया था। तो जैसे उसने ग्रीनलैंड लिया तो बोला कि ठीक है अपना लैंड है, ले लिया। तो इस तरीके से बाकी कंट्रीज भी शांत बैठी थी। वो कहते हैं ना कि जब तक अपने पे बात नहीं आएगी तब तक कोई कंट्री कुछ नहीं कहेगी, जब अपने पे बात आएगी तब बाउंस बैक करेंगे। तो यही होता है। तो वर्ल्ड वॉर 2 जब होगा, तो जब वो पोलैंड पे अटैक करेगा, पोलैंड को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, फिर रशिया जाएगा, तो तब जाके वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होगी। अभी तो छोटी मोटी कंट्रीज को उसने एक्वायर करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बड़ी कंट्रीज के ऊपर चलेगा तब वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होगी। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में। तो ये इस तरीके से
हिटलर जो था वो किस तरीके से एग्रेसिव होता चला गया और किस तरीके से उसकी जो पॉलिसीज थी कि बाकी कंट्रीज को एक्वायर करना, जितनी ज्यादा कंट्रीज जितनी ज्यादा लैंड को एक्वायर करूंगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज अपने पास मिलेंगे। तो वही है कि जितना ज्यादा लैंड होगा उतना ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, उतना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा पावरफुल बनेगा। और यही हिटलर की सोच थी। और वैसे भी उस जमाने में यही चीजें तो चल रही थी। जैसे ब्रिटिशर्स थे, इंडिया को एक्वायर कर लिया था, साउथ अफ्रीका को एक्वायर किया हुआ था, वहाँ के रिसोर्सेज वहाँ के मिनरल्स को सारा का सारा इंपोर्ट कर रहे थे अपनी कंट्रीज में। और इन्हीं सब के चलते हुए फिर देखने को मिलता है कि हिटलर किस तरीके से एग्रेसिवली उभर कर आता है। और यही कारण बनता है वर्ल्ड वॉर टू का, कि वर्ल्ड वॉर टू में कैसे जर्मनी फिर बाकी की एलाइड पावर से लड़ाई करेगा। तो वो हम जानेंगे अब हम अपनी अगली वीडियो में कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत होगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी के बारे में बात करी। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और अगर आपने कोई एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी है या यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप अमेजोन से ऑनलाइन अपने लिए बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।